बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज जो लेसन हम लोगों ने स्टडी करना है चैप्टर 3 जिसका टाइटल मोशन एंड फोर्स है, उसका एक टॉपिक स्पीड, इसकी कुछ टाइप्स, वेलोसिटी और उसकी कुछ टाइप्स को हमने आज स्टडी करना है। स्टूडेंट्स, स्पीड क्या होती है? ये ऐसी टर्म है जो हमारी एवरीडे लाइफ में भी यूज होती है। हम कहते हैं यार ये गाड़ी बड़ी स्पीड से गुजर रही है। इसकी दो तरीके से डेफिनेशंस हम कर सकते हैं। एक तो साइंटिफिक डेफिनेशन है प्रॉपरली, जिसको हम डिफाइन करेंगे, और एक वो अगर आपको किसी एक लेमैन को समझाना है एवरीडे लाइफ में कि स्पीड क्या होती है तो उसको कैसे समझा सकते हैं। अगर किसी लेमैन को समझाना है, आम आदमी को समझाना है, तो हम उसको स्पीड के बारे में क्या कहेंगे कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट, कोई भी कार, कोई भी मोटरसाइकिल, कोई भी गाड़ी, कोई भी शख्स कितनी जल्दी मूव करता है वो उसकी स्पीड कहलाती है। कोई जितना जल्दी मूव करेगा उसकी स्पीड हम कहेंगे ज्यादा होगी, और जितना स्लोली मूव करेगा हम कहेंगे उसकी स्पीड कम होगी। ये एवरीडे लाइफ में आप इसको कह सकते हो। लेकिन जब आप मैथमेटिकल डेफिनेशन या साइंटिफिक डेफिनेशन की तरफ आते हो तो हम स्पीड की डेफिनेशन करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नाउन एज स्पीड। कि अगर एक बॉडी के डिस्टेंस में चेंज आ रहा है, और जब ये टर्म रेट यूज करते हैं तो ये चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम को हम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस भी कह देते हैं, इज नाउन एज स्पीड। इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है? चेंज इन डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। जब एक बॉडी किसी भी एक पॉइंट से मूव करना शुरू करेगा, फर्ज कीजिए बॉडी ने यहां से मूव करना शुरू किया, ये उसका इनिशियल पॉइंट है, और यहां से मूव करते वो यहां पर गई, तो डेफिनेटली उसके डिस्टेंस में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। और ये जो चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितना चेंज आएगा, ये उसकी स्पीड कहलाएगा। ओके, इसके बाद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है v इज इक्वल टू डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। यहां पर डेल्टा डी क्या है मैंने साइड पर लिख दिया है। डेल्टा रिप्रेजेंट करता है चेंज को, डी रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को, तो डेल्टा डी हुआ चेंज इन डिस्टेंस, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ रहा है चेंज इन टाइम। सो v इज द स्पीड, तो स्पीड किसके इक्वल हुई? चेंज इन डिस्टेंस ओवर चेंज इन टाइम इज नाउन एज स्पीड। टाइम में अंडरस्टूड है चेंज आएगा, और डिस्टेंस में जब टाइम के लिहाज से चेंज को हम स्टडी करेंगे तो वो हमारे पास स्पीड कहलाएगी। ओके, अब स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, पॉइंट टू बी नोटेड। जब आप स्पीड के बारे में बात करोगे तो आप डेफिनेटली डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करोगे। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड का यूनिट क्या है? इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। उसकी क्या वजह है? आपके पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, बटे में टाइम है, डिनोमिनेटर में टाइम का यूनिट सेकंड होता है, ऊपर आपके पास मीटर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में सेकंड आ जाएगा, तो ये मिलकर क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकंड। ये इसका एसआई यूनिट है। लेकिन फ्रीक्वेंटली एवरीडे लाइफ में मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्पीड का यूनिट यूज होता है वो होता है किलोमीटर पर आवर। आपको पता है गाड़ी की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है जी, 80 किलोमीटर पर आवर है जी। तो जो फ्रीक्वेंटली यूनिट यूज होता है स्पीड का वो किलोमीटर पर आवर यूज होता है, लेकिन इसका एसआई यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड है। पॉइंट टू बी नोटेड। इसके बाद इसकी डायमेंशंस की बात करेंगे तो डायमेंशंस हम यूनिट से ही निकालते हैं। मीटर है तो मीटर की डायमेंशन कैपिटल एल, एल फॉर लेंथ, मीटर लेंथ का यूनिट है तो डायमेंशन कैपिटल एल, एस फॉर सेकंड, सेकंड टाइम का यूनिट है तो इसकी डायमेंशन कैपिटल टी। तो द डायमेंशन ऑफ स्पीड इज एल टी माइनस 1। ये एमसीक्यूज आ जाते हैं ये सारे, इसलिए मैंने आपको ये साइड पर लिखवा दिए। एवरेज स्पीड क्या होती है? एक बॉडी टोटल डिस्टेंस जो कवर करे इन अ गिवन टाइम, जो भी आपको टाइम प्रोवाइड किया गया है, जो आपके पास टोटल टाइम अवेलेबल है, उस टोटल टाइम में वो जितना डिस्टेंस कवर करेगा वो उसका टोटल डिस्टेंस होगा, तो दैट वुड बी नोन एज एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड की डेफिनेशन क्या हो गई? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ टोटल टाइम इज नाउन एज एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डी ओवर टी। ये मैंने v स्पीड का फार्मूला सिंबल जो मैंने पहले इधर बताया था। अब चूंकि ये एवरेज है
तो साथ ए वी आपने लिख लेना है इज इक्वल टू डी ओवर टी। हियर डी इज द टोटल डिस्टेंस एंड टी इज द टोटल टाइम। यहां पर एक बड़ी अहम बात मैं आपसे शेयर कर लूं, नॉर्मली स्टूडेंट्स इस पर फोकस नहीं करते, लेकिन अगर थोड़ा सा एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज, थोड़ी सी भी स्टेटमेंट चेंज हो जाए तो बाज दफा बच्चे इस पर कंफ्यूज होते हैं। जब आप टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो तो टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम हमेशा फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू लेंगे, फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू। इसके एग्जांपल मैं ये दो एग्जांपल्स के जरिए ये पॉइंट अपना क्लियर करूंगा। फर्ज कीजिए ये एक शख्स है जो कि एक स्ट्रेट लाइन में भाग रहा है, इस स्ट्रेट मैराथन रेस है, उसको मैंने मार्क किया हुआ है 0 1 2 3 4 5 और ये सारा यूनिट जो है ये किस में है, किलोमीटर में। एक शख्स का ये स्टार्टिंग पॉइंट है, 0 वाला स्टार्टिंग पॉइंट है, वो इस स्टार्टिंग पॉइंट यहां से चलता है और यहां पर पहुंच जाता है। 0 से चलकर इधर आया। अगर मैं आप में से पूछूं कि बताओ उस बॉडी ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप बड़े आराम से कह देंगे सर यहां तक आया तो उसने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन गौर कीजिए अगर यही बॉडी हो और उसका स्टार्टिंग पॉइंट 0 ना हो बल्कि 1 हो, वो 1 से चलना शुरू करे और 1 से चलते हुए फिर वो 5 पर आए। अब आपसे कोई पूछे बताओ टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल है, तो आप देखेंगे कि टोटल डिस्टेंस इक्वल है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो अब उसने कितना कवर किया है, 4 किलोमीटर, क्योंकि स्टार्टिंग इसका 1 था और फाइनल 5 था। 5 माइनस 1 4 किलोमीटर आ गया। ऊपर इनिशियल 0 था, बाज दफा हम 0 नहीं भी लिखते तो हमारा काम चल जाता है, क्योंकि 0 का पता है आपको ये एडिटिव आइडेंटिटी होती है। अगर किसी टर्म में 0 ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो उस टर्म के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर स्टार्टिंग पॉइंट 0 ना हो तो फिर जरा ध्यान से कैलकुलेशन कीजिएगा, जो एंडिंग पॉइंट है उसको देख लें, जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको देख लें, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो आपके पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखिए जरा, हमारे पास आगे आ जाती है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी की डेफिनेशन ऑलमोस्ट मिलती जुलती है स्पीड की डेफिनेशन से, विद वन एक्सेप्शन। स्पीड और वेलोसिटी में एक जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि मैं कहता हूं स्पीड क्या है कि एक ऑब्जेक्ट कितनी जल्दी मूव कर रहा है वो उसकी स्पीड है। हाउ क्विक एन ऑब्जेक्ट मूव्स, एक ऑब्जेक्ट कितनी जल्दी मूव करता है वो इसकी स्पीड है। लेकिन जब आप वेलोसिटी की तरफ जाओगे तो आप ये तो देखोगे कि हाउ क्विकली एन ऑब्जेक्ट मूव्स, लेकिन यहां पर इतनी ही बात करना काफी नहीं होगा, हाउ क्विकली के साथ इन विच डायरेक्शन भी लाजमी आ जाएगा। मींस जब आप वेलोसिटी की बात करोगे तो हाउ क्विकली काफी नहीं है, डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो जाएगी। जब आप हाउ क्विकली कहते हैं, गौर कीजिए तो हम क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, कितनी स्पीड से ये मूव कर रहा है, तो क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, कितनी स्पीड से मूव कर रहा है और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्वांटिटी भी आ गई, मैग्नीट्यूड भी आ गया और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आ गई। लिहाजा हमें यह पता चल गया कि वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी ऑलमोस्ट वही डेफिनेशन होगी एक्सेप्ट यहां पर आपने डिस्टेंस यूज किया है, यहां पर आप क्या यूज करोगे, डिस्प्लेसमेंट यूज करोगे। बाकी डेफिनेशन इसकी सेम एज इट इज वही होगी। चूंकि इधर डिस्टेंस है तो हम कहेंगे दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, जबकि ये यहां पर डिस्प्लेसमेंट है तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। जो दूसरी बात याद रखने वाली है कि यूनिट और डायमेंशन इसकी भी मीटर पर सेकंड, किलोमीटर और किलोमीटर पर आवर भी इसका यूनिट हो सकता है, और डायमेंशन LT-1 है एज द डायमेंशन ऑफ स्पीड। यहां से एक माइनर सा लेसन हमें और भी मिला कि जो डायमेंशंस होती हैं वो क्वांटिटी की इस नेचर पे डिपेंड नहीं करती कि क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर है। अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, दोनों का यूनिट सेम है तो दोनों की डायमेंशंस भी क्या होंगी, सेम होगी। स्पीड देख लीजिए, वेलोसिटी देख लीजिए, एक वेक्टर क्वांटिटी है, दूसरी स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन चूंकि दोनों का यूनिट सेम है लिहाजा दोनों की डायमेंशंस भी सेम होंगी। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज एवरेज वेलोसिटी। इन अ सिमिलर पैटर्न हियर वी स्टडी एवरेज स्पीड।
अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? सेम डेफिनेशन, इधर टोटल डिस्टेंस, इधर क्या आ जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट, इधर टोटल टाइम, इधर भी टोटल टाइम। इट मींस जब आप एवरेज स्पीड कैलकुलेट करोगे तो आप टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, लेकिन जब आप एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे तो आप टोटल डिस्टेंस भी कैलकुलेट करोगे और उस ऑब्जेक्ट की मूव करदा डायरेक्शन को भी कंसीडर करोगे कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला d/t, गौर कीजिए मैंने इसके ऊपर बार लगा दिया, इसके ऊपर भी बार लगा दिया है, यहां पर मैंने बार या एरो नहीं लगाया था क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी थी और ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। दिस इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लास्ट लेक्चर में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जब डिफरेंस बताया था कि अगर एक ऑब्जेक्ट क्लोज पाथ में मूव कर रहा है तो क्लोज पाथ में मूव करने वाले ऑब्जेक्ट का टोटल डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। अगर एक ऑब्जेक्ट क्लोज पाथ में मूव कर रहा है तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। सर क्लोज पाथ क्या होता है? कोई भी ऐसा पाथ जिसका जो बॉडी जिसमें मूव करे, जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट हो वो ही उसका एंडिंग पॉइंट हो, ऐसे पाथ को क्लोज पाथ कहते हैं। क्लोज पाथ की केस में उसका टोटल डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। चूंकि क्लोज पाथ में इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ क्लोज पाथ then displacement is equal to zero but distance is not equal to zero. Point to be noted please. This is very important and tricky point. इससे related MCQs आते हैं। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, डिस्टेंस जीरो नहीं हुआ। चूंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी। चूंकि डिस्टेंस जीरो नहीं है तो एवरेज स्पीड जीरो नहीं होगी। एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी, एवरेज स्पीड जीरो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है, वेक्टर है। तो क्लोज पाथ में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जीरो, तो एवरेज वेलोसिटी भी जीरो। लेकिन चूंकि एवरेज स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड करती है तो क्लोज पाथ में टोटल डिस्टेंस जीरो नहीं होता, तो एवरेज वेलोसिटी भी जीरो नहीं होगी। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं इस पॉइंट को मजीद एलैबोरेट करने के लिए कि फर्ज कीजिए आप मुरीदके से चले हो, एम फॉर मुरीदके, और मुरीदके से आप लाहौर की तरफ गए। अब मुझे बताओ, और फिर लाहौर से वापस मुरीदके आ गए, मुरीदके से लाहौर, लाहौर से वापस मुरीदके, तो मुझे ये बताइए आपकी टोटल, या मैं ये कह लेता हूं आपकी एवरेज स्पीड क्या जीरो होगी? एवरेज स्पीड जीरो नहीं होगी। क्या एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी? एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी। क्यों? क्योंकि ये कौन सा पाथ है? क्लोज पाथ है। आपकी मोशन का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो ही उसका क्या हो गया? एंडिंग पॉइंट हो गया। तो इस केस में टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, लेकिन जो डिस्टेंस है वो जीरो नहीं होगा। डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं। आपने 30 किलोमीटर जाते हुए, 30 किलोमीटर आते हुए डिस्टेंस कवर किया है, तो आपने 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। कितने टाइम में किया उसको डिवाइड कर लेंगे, एवरेज स्पीड आ जाएगी। लेकिन जब आप वेलोसिटी की तरफ जाएंगे तो अगर आप एक वेक्टर अलोंग राइट साइड बना रहे हैं तो उसी के इक्वल वेक्टर आपको लेफ्ट साइड में बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है? सेम है, 30 किलोमीटर, लेकिन डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। तो जब डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो इन दोनों का सम नल वेक्टर नहीं आ जाएगा। तो जब नल आ जाएगा तो मैं कहूंगा एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो हो गई। इज दैट क्लियर? तो ये बात आपने याद रखनी है। इसी पॉइंट को आपकी बुक वाले ने एक एग्जाम्पल से एलैबोरेट किया है कि फर्ज कीजिए हमारे पास एक स्क्वाश बॉल है और मैं स्क्वाश बॉल को पकड़ता हूं और रैकेट की मदद से मैं उसको एक साइड से ऐसे पुश करता हूं। तो मैं जहां से उसको पुश करूंगा इस तरह, वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और वो दीवार के साथ टकराते हुए, सामने टकराते हुए दोबारा उधर वापस आ जाएगी। मैं फिर उसको पुश करूंगा, फिर उधर जाएगा। अब अगर मैं एक इसका पाथ देखूं तो यहां से वो चली बॉल, इधर टकराई, दूसरी साइड पर टकराई, तीसरी पर टकराई, टकराते हुए वापस आ गई।
तो जो उसका इनिशियल पॉइंट स्टूडेंट्स वो ही उसका फाइनल पॉइंट। तो इस पर्टिकुलर केस में मैं कह सकता हूं कि स्क्वाश बॉल की एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, लेकिन अगर एवरेज स्पीड की बात करें तो वो जीरो नहीं होगी। इज दैट क्लियर? आगे चलिए स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एवरेज वेलोसिटी है इसमें एक मसला है कि एवरेज वेलोसिटी हमें दो पॉइंट्स के दरमियान बॉडी की मोशन के बारे में नहीं बताती कि बॉडी की मोशन कौन सी है। बड़ा सिंपल सी डिस्कशन है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी डिपेंड करती है टोटल डिस्प्लेसमेंट पर, और मैंने आपको बताया था कि टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो हम लेते हैं फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो इसी तरह टोटल डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट करेंगे, जस्ट उसमें डायरेक्शन ऐड हो जाएगी, तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। इसका मतलब है आप ये एक एंड वाली वैल्यू लेंगे, एक आप इनिशियल वैल्यू लेंगे। तो एंड वाली और इनिशियल वैल्यू अगर दो मुख्तलिफ बॉडीज की सेम है, वो पाथ सेम नहीं भी फॉलो करते, तो उनका डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मसलन एक बॉडी इधर से यहां से स्टार्ट करके इधर आ गया, दूसरा बॉडी ने यहीं से स्टार्ट किया, लेकिन उसने थोड़ा सा पाथ अपना चेंज किया और वो भी यहां पर आ गया, तो दोनों का टोटल डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो टोटल डिस्टेंस सेम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट भी सेम, डायरेक्शन भी सेम है, चूंकि लिहाजा एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई। तो एवरेज वेलोसिटी ने हमें नेचर ऑफ द पाथ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की। अच्छा, नेचर ऑफ द पाथ के बारे में चाहिए, तो इसका मतलब है मुझे वेलोसिटी की वैल्यू इन दो पॉइंट्स के दरमियान भी चाहिए होगी, इधर भी चाहिए, इधर भी चाहिए, हर पॉइंट पर मुझे वैल्यू चाहिए, ताकि मैं देख सकूं कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर उसका कवर करदा डिस्प्लेसमेंट कितना है और उसने टाइम कितना लिया है। तो मुझे दो पॉइंट्स पर सिर्फ वैल्यू नहीं चाहिए, अगर मुझे अच्छे रिजल्ट्स कैलकुलेट करने हैं तो मुझे किसी भी टाइम पर वैल्यू चाहिए। तो किसी भी टाइम पर जब आप वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो कहलाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, INS इंस्टेंटेनियस को रिप्रेजेंट करेगा, डेल्टा d ओवर डेल्टा t एज इट इज, इसमें जस्ट ये एक टर्म मल्टीप्लाई होगी, इसको बोलते हैं LIM, लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू जीरो। दिस इज डेल्टा t अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा t अप्रोचेस टू जीरो। दो टर्म्स यूज होती हैं, एक अगर मैं कहूं कि डेल्टा t इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब है टाइम में चेंज नहीं आ रहा, एग्जैक्टली जीरो है। एक है डेल्टा t अप्रोचेस टू जीरो, एरो से रिप्रेजेंट किया है, इसका मतलब यह है कि टाइम में चेंज तो आ रहा है, लेकिन वो इतना माइनर चेंज है, इतना माइनर चेंज है कि वो किसको अप्रोच कर रहे हैं, जीरो को अप्रोच कर रहा है, लेकिन एक्चुअली जीरो के इक्वल नहीं है। तो जोन सी डेफिशिएंसी एवरेज वेलोसिटी में थी, वो डेफिशिएंसी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूरा करती है कि दो पॉइंट्स के दरमियान मोशन किस टाइप की है, पाथ की नेचर क्या है, वो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताती है, हमें एवरेज वेलोसिटी नहीं बताती। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई वी प्रेफर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑन एवरेज वेलोसिटी, तो उसका ये आंसर होगा। इज दैट क्लियर? थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।